जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसके लिए दोस्तों ये मैराथन ट्रिकी क्लास होगी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें 75 प्लस महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय होंगे, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से, दोस्तों आपको बता दें कि इनको हम बहुत ही शानदार तरीके से 75 प्लस महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो कि आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी माध्यम से रिलेट कर करके आपके जुबान पर रटा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको पता हर एक एग्जाम में पिछली बार पेपर पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, उसके पहले बता दूं आपको कि मेरे साथियों, इस पे दोस्तों आप इस ई बुक से मैंने पढ़ाया है। आप चाहें तो ये ई बुक ले सकते हैं, मात्र 25 रुपये से हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप केवल इसे जाते हैं 25 रुपये मिल जाएगा, और पूरी मूल विधि जाते हैं तो 125 रुपये में है, जिसमें ये भी शामिल है। तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिलेगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। इसमें दोस्तों जनहित याचिका भी है, और दोस्तों इसके बाद वाद भी कराए गए हैं, जो इसमें आपको मिलेगा। एक बार फिर से बता दूं किस प्रकार से। तो साथियों, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाएंगे। जैसे दोस्तों आप वहाँ पे आते हैं, इस तरीके से मेरा ऐप खुल जाएगा। दोस्तों आप देखिए, यूपी पुलिस के लिए और होमगार्ड के लिए दोस्तों हमने कोर्स लॉन्च किया, यहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। और देखिए, जो ई बुक चाहिए आप ई बुक्स वाले कॉलम पे जाइए, पीडीएफ के लिए। जैसे आप दोस्तों वहाँ जाएंगे, देखिए आपको होमगार्ड का दोस्तों ये मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक, स्पेशल टॉपिक, इतने सारे इसमें चैप्टर होंगे, जा करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये दोस्तों यूपीएसआई के लिए मूल विधि। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी दोस्तों इसमें जनहित याचिका भी शामिल होगी, यानी कि आपकी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी शामिल होगा, मात्र 125 रुपये, और पूरा आपका मूल विधि होगा। देख सकते हैं, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, आईटी एक्ट, एनएसए, एससी एक्ट सब कुछ होगा दोस्तों। इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर मिल जाएगा 2025 का, पूरा मात्र 25 रुपये में। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे साथियों, आपको ये जनहित याचिका दोस्तों 25 रुपये में, केवल जनहित याचिका जो पढ़ा रहा हूँ तो ये ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, और स्टैटिक जीके मिल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण इतिहास, भूगोल, और ये दोस्तों यूपीएसआई लेवल की दोस्तों आपके संविधान की बुक मात्र 50 रुपये में। इन्हें आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो देरी किस बात की दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए परचेस करिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 75। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगा, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ जा करके आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं याचिकाएं। चलिए, तो पहला है दोस्तों हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का। ठीक है, हुसैन आरा हमने पहले बताया दोस्तों। हुसैन आरा ये एक दोस्तों वाद विवाद था। ठीक है, आपको बताते हैं कि दोस्तों इसको समझिएगा, इसमें हुआ क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई दोनों पेपर में पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यह याचिका कपिला हिंगोरानी ने दायर की थी। ठीक है, कौन किसने दायर की थी दोस्तों? पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे पुष्पा कपिला हिंगोरानी सर देखा देखा लग रहा है, देखा नहीं सुना सुना लग रहा है। कौन थी ये? तो ये जनहित याचिका की जननी थी, पीआईएल की भारत में क्या थी, जननी थी दोस्तों, जिनके द्वारा बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी। ठीक है, तो यार कहेगा हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ किसके द्वारा? तो दोस्तों ये कपिला हिंगोरानी के द्वारा डाला गया था। आपको बता दें कि यह मामला, देखिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पीएन भगवती, जिन्हें हम फादर ऑफ पीआईएल कहते हैं, कि अगुवाई वाली बेंच के सामने दायर किया गया था। और इस याचिका के द्वारा जेल में बंद में 40,000 अंदर ट्रायल कैदियों को तुरंत रिहाई मिली थी। दोस्तों यार रखिए, जो हुसैन आरा बनाम, है ना, हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ था, इसमें कहा गया कि भैया जो 40,000 से ज्यादा जो मुजरिम है, ठीक है, जिनका पता नहीं है कि वो मुजरिम है या नहीं, बस हाँ किसी को छेड़ दिया तो बंद कर दिया, पता नहीं उसने छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था, किसी को मर्डर किया पता नहीं किया था कि नहीं किया था, उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, और फालतू में दोस्तों वो जेल में बंद है। तो ये याचिका डाली गई थी। ठीक है, कि भैया क्या हो कि किसी के हुस्न को देख करके अगर ये मचल गए थे, पता नहीं ये सही था कि गलत था, 40,000 लोग, ठीक है, तो उनको दोस्तों रिहा करने के लिए ये चीजें याद मतलब कि डाली गई थी। तब दोस्तों मतलब कि इस याचिका द्वारा जेल से दोस्तों लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को तुरंत रिहा किया गया था। और समझिए, अनुच्छेद जो आपका संविधान है उसके
अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत राइट टू स्पीडी ट्रायल दोस्तों ये भी डाला गया। दोस्तों आपसे पूछेगा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी कि जिसको हम बोलते हैं त्वरित जांच का अधिकार दोस्तों किस वाद के तहत दोस्तों जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में, तो आप बताइएगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के तहत दोस्तों इसे मौलिक अधिकार में डाला गया। अनुच्छेद 21 में डाला गया दोस्तों राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है, याद रखें, देखिए यूपीएसआई में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि त्वरित जांच के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों मान्यता मिली थी, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। और जनहित याचिका, यह जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से भी संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। जैसे हमने बताया ना कि आपको अनुच्छेद में जब आप संविधान पढ़ेंगे वहां दोस्तों आपको निःशुल्क विधिक सहायता आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसके लिए भी इसने काम किया था। ठीक है, यानी कि अगर कोई केस है उसकी तुरंत सुनवाई हो दोस्तों, त्वरित जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल दिया गया और आप जेल में परेशान हैं, कोई मतलब नहीं, कोई चीजें नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये डाली गई थी। समझ गए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने पहले बता दिया कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी कौन थी, जनहित याचिका की जननी थी। पीएन भगवती दोस्तों फादर ऑफ पीआईएल थे, जनहित याचिका के जनक थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, अगर मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भागलपुर अखफड़वा कांड। देखिए ये भी बहुत ही खतरनाक था दोस्तों, इसको भी पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा दोस्तों इसको लीड किया गया था। देखिए भागलपुर था बिहार में। इसमें होता क्या है दोस्तों कि पुलिस वाले दोस्तों 33 संदिग्ध अपराधी होते हैं। देखिए बिहार के भागलपुर में 33 संदिग्ध अपराधी होते हैं, इनको पुलिस वाले पकड़ लेते। संदिग्ध मतलब जानते हैं, पता नहीं इन्होंने मर्डर किया है नहीं किया है, कोई कंफर्म नहीं है, बस हाँ शक के दायरे में पकड़ ले गए। अब दोस्तों हुआ क्या, इतनी बर्बरता के साथ इन पर वो किया गया, सुई से दोस्तों इनकी आंखों में सुई कोस दी गई, तेजाब डाल दिया गया। मतलब आप ये जानिए कि अखफड़वा इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया, उनको अंधा कर दिया पुलिस वालों ने। देखिए इतनी बर्बरता के साथ पुलिस वालों ने किया कि बिहार के भागलपुर में 33 संदिग्ध अपराधियों को पुलिस ने सुई और तेजाब का इस्तेमाल करके दोस्तों उन्हें अंधा कर दिया था। तब दोस्तों कपिला हिंगोरानी ने 33 अपराधियों को प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाया, जिससे दोस्तों पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सहायता मिली और आजीवन पेंशन भी इनको दिया गया। देखिए मतलब पुलिस के बर्बरता की कहानियां भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये भी अखफड़वा दोस्तों, इसको लीड किसने किया, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। दोस्तों इनको ऐसे ही नहीं जनहित याचिका जननी बोलते दोस्तों, इन्होंने किया भी है। ठीक है, तो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा है बेरूबारी संघ मामला। दोस्तों ये देखिए, ये बेरूबारी आपको पता है कि जब हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने दोस्तों अपनी कुछ जमीन बांग्लादेश को देना चाहा था, है ना। आपको पता होगा कि जो ज़्यादा हिंदू थे उनकी तरफ चले गए, ज़्यादा मुस्लिम वाले हमारी तरफ चले आए, तो उनको बदलना था। तो उस मामले में कोर्ट इनको मना करती है, जिसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि उसी के तहत दोस्तों सुनवाई होती है। और इसमें दोस्तों जो मेन चीज़ क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये किसमें कहा गया, बेरूबारी संघ मामला 1960 में। ठीक है, बेरूबारी का कहा गया कि भैया संविधान का अंग ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है। दोस्तों ये तो ऐसा वाद था दोस्तों, इसके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा, मगर दोस्तों मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। यूपीएसआई में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसमें दोस्तों ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी दोस्तों, शायद 13 जजों की, इससे बड़ी बेंच आज तक बैठी ही नहीं। ठीक है, और उसको बता दें कि इसमें कहा गया कि भैया आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, मगर दोस्तों एक चीज आप अपने दिमाग में याद रखना कि कभी भी मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर मौलिक ढांचा प्रभावित हुआ दोस्तों, उसे रद्द करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बेरूबारी के तहत दोस्तों कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि भैया अंग है। फिर एसआर बोम्बईवाद। ठीक है, एसआर बोम्बईवाद क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, साथ ही यह भी कह दिया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा संविधान से थे। अब दोस्तों देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ठीक है, टेलिस
टेलिस से दोस्तों याद रखें टाइल्स, है ना। टाइल्स क्या होता है दोस्तों, जमीन पे लेटना, ठीक है। टाइल्स क्या होते हैं, आपके जमीन में लगे होते हैं। तो ओल्गा टेलिस से यानी टाइल्स याद रखना। देखिए टाइल्स में लोग जमीन पे लेट जाते हैं ना, तो जमीन मतलब फुटपाथ यहाँ पर, यानी कि जीवन के अधिकार, यानी कि राइट टू लवलीहुड, है ना, लाइवलीहुड दोस्तों यानी कि इसमें कहा गया कि जो टाइल्स पे लेट जाते हैं दोस्तों, यानी फुटपाथ पे रहने वालों का मामला भी है, यानी कि अगर आपका जीवन का अधिकार है उसके अंतर्गत फुटपाथ पर रहने वालों का भी मामला भी है दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, आप फुटपाथ पर भी रह सकते हैं, जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार तहत आप फुटपाथ पर भी रह सकते हैं। ये ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के तहत कहा गया था ना। टेलिस मतलब टाइल्स पे यानी लेटने, यानी कि जमीन पर लेटने, यानी फुटपाथ पर लेटने की बात की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। अब लिली थॉमस बनाम भारत संघ, देखिए लिली से दोस्तों याद रखेंगे लालू, ठीक है, लालू जी, ठीक है। लालू आपको पता है चारा घोटाले में दोस्तों जेल में जाते हैं, देखिए समझने के लिए, रटने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं। तो लिली थॉमस आपको पता है कि लालू जी को दोस्तों की 2 साल से ज्यादा आप सजा हुई थी, तो दोस्तों उनकी दोस्तों जो है विधायकी रद्द हो गई थी ना, यानी कि आप समझिए कि इसमें कहा गया था लिली थॉमस बनाम भारत संघ में लिली से लालू याद रखने, यानी कि जब जेल गए थे तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद कराएगा, ठीक है, लिली आएगा तो आप लालू याद रख लेना, ठीक है। यानी कि आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए राजनेताओं को जिसे न्यूनतम 2 साल की सजा दी गई हो वह अपने पद को खो देगा, यानी कि चाहे आप विधायक हो, सांसद हो दोस्तों, ठीक है, किसी पद पे हो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से अधिक दोस्तों आपको सजा सुनाई है, 2 साल सुनाई है, तब आप अपना वो पद खो बैठेंगे। तो लालू से लिली से लालू याद रखेंगे, 2 साल की सजा होने के बाद ये अपना पद खो बैठे, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे नहीं, ठीक है। एक एक चीज आपको समझना है, पढ़ना है, सोचना है और उसको याद कर लेना है। तो जहां भी आपको लालू दिखे, लिली दिखे, वहां आप लालू याद कर लेना, जहां पे आपको ओल्गा टेलिस दिखे वहां पे टाइल्स याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब सरला मुदगल बनाम भारत संघ। अब देखिए कोई सरला है दोस्तों, एकदम सरल स्वभाव की, सरला मतलब सरल स्वभाव की कोई लड़की है, उसका पति दोस्तों उसको बहला फुसला के दूसरी भी शादी कर लेता है, ठीक है। यानी कोई अगर सरल स्वभाव की लड़की होगी तो क्या होगा दोस्तों, उसका पति उसे पागल बना के दूसरी भी शादी कर लेगा, यार ऐसा थोड़ी ना यार, आप तो एकदम, है ना, तुमको पलकों पर रखते हैं, समझिएगा। तो सरला यानी कि सरल स्वभाव की लड़की को कोई भी पागल बना देगा, उसका पति खुद ही बना रहा। तो सरला मुदगल बनाम भारत संघ में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, यानी कि हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, ये कहा गया। यानी कि कोई सरला है दोस्तों, एकदम सरल स्वभाव की लड़की है, तो उसका पति उसका फायदा उठाता उसके सरल होने का, ठीक है, वो क्या करता, दूसरी शादी कर लेता। तो यानी इसमें कहा गया, इस निर्णय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली शादी के रहते हुए, यानी अगर पहली बीवी जिंदा है दोस्तों तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक दंडनीय अपराध है। हालांकि दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी मगर आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो सरला, जहां भी दोस्तों आप सरला देखेंगे, सरला मतलब सरल स्वभाव थी, उसकी दूसरी शादी उसके पति ने कर ली, ठीक है। चलिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अब दोस्तों इंदिरा से सहन नहीं हुआ, उन्होंने ओबीसी के आरक्षण की बात कर दी। जहां साहनी है उनसे सहन नहीं हुआ कि भैया ओबीसी तो बहुत गरीब हैं, चलिए इनको आरक्षण दिलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया कि भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय बनाया था और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया, क्या पूछा गया, यूपीएसआई में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इंदिरा साहनी, इनसे सहन नहीं हुआ दोस्तों, इंदिरा जी को सहन नहीं हुआ कि क्या नहीं सहन हुआ कि 27% आरक्षण ओबीसी को देनी चाहिए दोस्तों, उस पर इन्होंने काम किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यूपीएसआई में। चलिए 10वां देखते हैं कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ। क्या, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। देखिए कुछ ऐसे मेहता होते हैं दोस्तों, किसी चीज को लेकर के बहुत आगे होते हैं, ठीक है, क्या, मेहता। अब देखिए एमसी मेहता मतलब बहता क्या है दोस्तों, गंगा नदी क्या होती है, एमसी मेहता मतलब बहती है ना, मेहता मतलब बहता, याद रखेंगे, बहता हुआ, ठीक, पानी होता है। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए इन्होंने याचिका दायर कर दी। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है। एमसी मेहता ने दोस्तों पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा
रिट डाल दी। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधित इनके बहुत सारे रिट हैं। ठीक है, तमिलनाडु है। तो ये दोस्तों भारत संघ में अगर मेहता आ जाए भारत संघ के साथ, तो आप समझ लीजिए भारत में जो नदी बहती है ना, गंगा नदी बहती है, उसके प्रदूषण से संबंधित इन्होंने शिकायत की कि भैया गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या को लेकर के इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 11वां देखने वाले हैं दोस्तों। 11वां क्या है? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक, एक हमने MC मेहता और कराया था कि भाई हमने कहा था कि मेहता जी क्या करते हैं दोस्तों, भारत की बात आते कहते मेहता जी हमेशा दोस्तों पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। उन्होंने कहा गंगा नदी को साफ करिए समस्या। ठीक है, अब देखिए ये भी MC मेहता डाला, ये भी डाला, तो इसको कैसे याद रखेंगे अब समझिएगा। तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। अब देखिए तमिल, ये मिल आ रहा है ना, मिल मतलब मिल मतलब मील कारखाना। ठीक है, जब MC मेहता की बात आएगी तमिल यानी मिल में दोस्तों काम करने वाले बच्चों के लिए है ना, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या संकट पूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए डाला था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, जहां MC मेहता के साथ तमिल मिल जाए, तमिलनाडु मिल जाए, जहां मिल लिखा मिल जाए, मिल मतलब कारखाना, यानी किसी भी मिल या कारखाने में कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वो काम नहीं करेगा जिससे उसके जान को संकट हो, यानी कि जहां पर किसी कारखाने, खान या अन्य संकट पूर्ण स्थानों में दोस्तों वो नियोजित नहीं किया जा सकता। समझ गए बहुत अच्छे से? तो कैसे याद रखेंगे? तमिल है तो मिल है ना, मिल से मतलब किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा। क्या? SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1996। देखिए थोड़ा इसकी स्टोरी समझ लीजिए, है ना, स्टोरी आपको समझा दें तो आपको थोड़ा अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा। देखिए एक व्यक्ति होते हैं दोस्तों HD देवगौड़ा। ठीक है, व्यक्ति का दोस्तों ये सम्मानित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री? 11वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, 11वें नंबर के। ठीक है, और आपके जानकारी लिए बता दूं ये कर्नाटक के पहले CM भी रह चुके हैं, मतलब CM भी कर्नाटक के रह चुके हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो साथियों ये बनते हैं प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको एक चीज और पता होगा कि भैया अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो दोस्तों वो जरूरी है कि वो किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। बात समझ में आई? भाई कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बना तो वो किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। मगर मेरे साथियों HD देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और ठीक है, देखिए अभी भी है कि अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं तो 6 महीने तक दोस्तों आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं, उसके बाद आपको वहां से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 महीने ज्यादा आप नहीं बन सकते, या फिर किसी सीट खाली करवा के वहां आप चुनाव लड़के जीत कर आइए। ठीक है, तो ये चीजें, तो दोस्तों ये वही बात है। ठीक है, तो भैया जो HD देवगौड़ा थे ये दोस्तों बन गए क्या? प्रधानमंत्री बन गए, और 6 महीने से ज्यादा हो रहा था। तभी दोस्तों SP आनंद जी थे, उन्होंने दोस्तों इनके खिलाफ रिट दायर की, और फिर क्या हुआ? फिर दोस्तों निर्णय सुनाया गया कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन मतलब संसद दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किंतु यदि वह इस अवधि के अंदर संसद किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता तो उसे पद से हट जाना होगा, यानी हटाया जाएगा उसे। तो दोस्तों ये वाद था HD देवगौड़ा का। ठीक है, मतलब देखिए यहां पे आया है आनंद। वैसे देवगौड़ा तो आपको याद ही रहेगा, देवगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे, फिर भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूं। देखिए आनंद, आपको आनंद कब आएगा? ठीक है, देव जी, देव मतलब भगवान तो है ना। तो दोस्तों कब आनंद आएगा आपको? जब आप क्या करेंगे भैया, आनंद तो तभी ना जब आप संसद बन जाए, है ना, चाहे लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो। तो आनंद आपको जब ही आएगा भाई साहब, आनंद आपको जब ही आएगा जब आप
किसी न किसी सभा से, किसी न किसी सभा से दोस्तों सांसद बन के आए हों। ठीक है, अगर नहीं आए फिर आपका आनंद खत्म हो जाएगा 6 महीने बाद। तो याद रख लेंगे, एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। 1996 में क्या कहा गया कि भैया अगर आपको प्रधानमंत्री या कोई मंत्री का पद चाहिए तो आप 6 महीने के भीतर भीतर दोस्तों किसी न किसी सदन के सदस्य हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होते तो आपको वहां से हटना होगा। ठीक है, समझ गए, जल्दी वहां से हटो, है ना, वो वाला म्यूजिक बजेगा आपके पीछे। ठीक है, तो चलिए समझ गए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, इसको आपको बताएं दोस्तों। देखिए, शिक्षा का अधिकार, इसके द्वारा कहा गया कि भैया शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी प्रत्येक नागरिक को दोस्तों, सबको, ठीक है, सबको दोस्तों शिक्षा का अधिकार मिलेगा। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों 21A के तहत। ठीक है, ये किस बात के तहत, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए कोई भी बच्ची है, मोहिनी है दोस्तों, वो पढ़ना चाह रही, वो पढ़ना चाह रही और कह रही सभी जन पढ़ें। जन, जैन मतलब जन। ठीक है, एक मोहिनी बच्ची है, वो कहती सभी जन, जैन, जैन से दोस्तों जन, जन मतलब लोग होते ना, सभी जन पढ़ें। ठीक है, कर्नाटक, नाटक ना करे भैया, पढ़ाई करें। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोहिनी कह रही है कि सभी जन पढ़िए, नाटक मत करिए। ठीक, कर्नाटक से नाटक मत करिए, सभी लोग पढ़िए, सबको शिक्षा का अधिकार है 21A के तहत। आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस बात के तहत बनाया गया, तो दोस्तों मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आ चुका है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूपीएसआई में 2-3 शिफ्टों में पूछा गया, यूपीएसआई में 2-3 शिफ्टों में पूछा गया, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, बहुत अच्छा दोस्तों ये न्याय था, बहुत अच्छा। कहा गया कि किसी भी घायल व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में बिना किसी पुलिस कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र चिकित्सीय सहायता दिया जाए। देखिए होता क्या है अमूमन कि आपका मान ले दोस्तों एक्सीडेंट हो गया, सॉरी, है ना, आपका नहीं मतलब समझाने के लिए, किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, अस्पताल लेके आते हैं, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में दोस्तों डॉक्टर क्या बोलते हैं, पहले पुलिस केस करिए फिर हम करेंगे इलाज। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस केस का इंतजार किए बिना आप पहले इसका इलाज कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, यानी आप किसी को ऐसे कह के नहीं रोक सकते कि भैया ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को बुलाइए तब इलाज करेंगे। आपका सर्वोपरि धर्म है कि भैया जो गोल्डन आवर में आया उसको बचाना। ठीक है, तो दोस्तों परमानंद कटारा, अब देखिए यहां सोचिए, कटारा मतलब दोस्तों आपको होता है कट पिट जाना। आपका दोस्तों आप परम आनंद के साथ दोस्तों बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, कट गए, कटारा है ना, मतलब कट छिल गए। दोस्तों क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब इसको जहां कटारा आएगा दोस्तों, कटारा से कट पिट जाना, थोड़ा सा कट पिट गए दोस्तों, छिल गए ना, छिल गए एक्सीडेंट में, तो वहां से दोस्तों आपके दिमाग में पूरा कट आ जाएगा कि भैया परम आनंद के साथ जा रहे थे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ, कटारा कट गए, थोड़ा सा ना कट छिल गए, तो यानी कि अस्पताल जाना गया। और अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने कहा भैया पहले पुलिस केस है, पुलिस को बुलाइए। तो उनको समझाया गया भैया परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, है ना, याद है आपको, उसमें क्या कहा गया था, भैया बिना किसी कार्यवाही के, देरी किए, पुलिस कार्यवाही के बिना प्रतीक्षा किए दोस्तों आप पहले चिकित्सीय सहायता कीजिए। और आपको बता दें इसके तहत यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 21A के तहत जीवन के अधिकार के तहत इसे मौलिक अधिकार भी प्राप्त है कि जीने का अधिकार आपको दिया जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत, रट गया। चलिए अगला है 15, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। क्या, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। देखिए इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति या वर्ग अपनी निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ उसके विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, समझिए, जैसे मान ले दोस्तों आप गरीब हैं, आपके मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, आपके संवैधानिक अधिकारों को हनन हो रहा है, तो भैया आप तो गरीब है ना, आप नहीं जा सकते, तो आपके स्थान पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, आपके स्थान पे कोई भी व्यक्ति जाके याचिका दायर कर सकता है या फिर, है ना, सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा सकता है। तो यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे लोग जैसे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि, है ना, वो दूसरे की हेल्प करते चले जाते हैं और गुप्त रूप से, एकदम गुप्त रूप से, कि भैया उनको कुछ नहीं करना, वीडियो भी नहीं बनानी कि भैया हाँ हमने इनको 2 केले दिए हैं, कंबल बांटा है, वैसा कुछ नहीं।
तो यानी कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त रूप से दोस्तों कुछ करके चले आते हैं, ठीक है, एमसीबीसी नहीं करते हैं सॉरी, है ना। तो दोस्तों एमसी गुप्ता बनाम भारत संघ में कि कुछ लोग गुप्त रूप से दोस्तों किसी के खिलाफ दोस्तों जो अन्याय था उसके खिलाफ आवाज उठा गया, यानी कि किसी के मौलिक अधिकारों के लिए, किसी के संवैधानिक अधिकारों के लिए दोस्तों वो जाकर के न्यायालय में याचिका दायर कर दी है ना। तो गुप्त से गुप्ता, है ना, यहाँ पे आ रखेगा, ठीक है। वो एमसी मेहता थे दोस्तों, ये एमसी गुप्ता जी है। तो गुप्ता जी गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं, लोगों, गरीबों की, निर्धनों की हेल्प कर रहे हैं, उनके अधिकारों की मांग उठा रहे हैं, कहाँ, न्यायालय जाकर के, ठीक है। चलिए अगला है 16वां है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। क्या, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। इसमें क्या है कि जब न्यायालय में याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया जाता है कि स्थान पर बंधुआ मजदूर है, तो राज्य को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य को यह जांच करने का कि क्या श्रमिकों से बालात श्रम किया जा रहा है और साथ ही साथ उसे कैसे समाप्त किया जाए, दोनों के लिए अवसर मिलता है। मतलब कि आप बंधुआ मजदूर जानते हो दोस्तों, किसी को भैया बंद कर लिया और उसे काम कराना है बिना पैसों, बेगारी, है ना, बिना पैसों के, और जाने नहीं दे रहे हैं उसको डरा धमका के, ठीक है। इसमें बंधुआ मजदूर दोस्तों, बंधुआ मुक्ति यानी कि बंधुआ से मुक्ति कराने, तो एकदम मतलब एकदम इजी भी है, उसमें समझ भी आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी भी बंधुआ मजदूर को अगर किसी राज्य को पता चलता है कि भैया हाँ उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और उनकी जांच करना चाहिए, ठीक है। और इसे कैसे समाप्त किया जाए इसके अवसर भी मिलते हैं इससे, ठीक है। तो बंधुआ से दोस्तों बंधुआ मजदूर, आपको भ्रम भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्या, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों ये भी याद रखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित क्षेत्रों, सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन, वन्य भूमि, गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जाएंगे। यानी समझिएगा दोस्तों, कोई ऐसी जमीन है जो अनुसूचित क्षेत्र की है, आदिवासियों की है ना, या फिर दोस्तों गैर आदिवासियों की वन्य जू, है ना, वन्य भूमि जमीन है, तो इन तीनों जमीनों को किसी और को दोस्तों कोई पट्टा नहीं करवा सकता है, कोई और नहीं ले सकता है। केवल लेगा कौन लेगा, आदिवासी लेंगे, या फिर दोस्तों सरकार चाहे कोई वहां पे उपक्रम डालना चाहे जिससे उनको फायदा हो, ठीक है, तब वो जमीन उनको दी जा सकती है। अब याद कैसे रखेंगे दोस्तों कि दोस्तों समता मतलब तो बराबर, ठीक है, यानी बराबर की चीजें बराबर में देना। यानी कि अगर एससी की जमीन दोस्तों, मतलब जो भी एसटी वाले, एससी नहीं एसटी, जो अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी हैं, उनकी जमीन केवल उन्हीं को मिलेगी, यानी बराबर एक हिस्सा होगा, ठीक है। यानी एसटी की जमीन, सॉरी आदिवासियों की जमीन आदिवासियों को दी जाएगी, किसी और को नहीं दिया जा सकता, भैया आप कंपनी लगा दीजिए। हाँ, सरकारी उपक्रम द्वारा ही ये किए जाएंगे दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, समझ रहे हैं। तो याद रखेंगे, है ना, समता मतलब बराबर, यानी किसी मतलब जो भी अनुसूचित क्षेत्र है वो और किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, ठीक है। एबीसी याद रखेंगे, एबीसी, यहां समझिए एबीसी का मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है, कोड इसका 1 2 3 होता है ना, रीजनिंग पढ़ा होगा आपने। चलिए अभी बताते हैं। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि ईसाई धर्म से संबंधित एक अविवाहित महिला, अगर दोस्तों ईसाई धर्म की महिला है, अविवाहित है, ठीक है, अविवाहित मतलब जानते हैं क्या होता है कि उसका विवाह नहीं हुआ है, मगर वो किसी बच्चे की मां बन चुकी है ना। तो समझिएगा, इस सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि ईसाई धर्म से संबंधित एक अविवाहित महिला अपने पिता की सहमति के बिना अपने बच्चे की कानूनी अभिभावक बन सकती है। मान लिया मेरे दोस्तों कि ईसाई धर्म की कोई अविवाहित महिला है, इसकी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, तो अपने पिता के बिना सहमति के और किसी भी बच्चे की कानूनी अभिभावक बन सकती है। और दोस्तों अपने बच्चे की कानूनी अभिभावक बन सकती है ना, मतलब कि बिना शादी के अगर उसको बच्चा होता है दोस्तों तो वो उसकी अभिभावक बन सकती है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि देखिए दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, उसमें एबीसी, है ना, एबीसी मतलब 1 2 3 घटनाएं दोस्तों ऐसी होती रहती है दोस्तों की बिना, है ना, शादी के, मतलब वो क्या होते हैं, मतलब संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखेंगे कि एबीसी बनाम, है ना, दिल्ली में ऐसे एबीसी 1 2 3 घटनाएं ऐसी होती रहती है ना, तो इस तरह से याद रख लें। देखिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप सभी कैसे याद रखते हैं वो अलग चीजें हैं। देखिए मदन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। देखिए मदन लाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के मामले में किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की अवधारणा के बारे में नहीं सोचा जा सकता। यानी कि समझिए, मदन लाल खुराना, आपने सुना होगा फिल्मों में मदन लाल खुराना, बहुत बड़े अमरीशपुरी तो दोस्तों मदन लाल खुराना का घर है ना। वहां जाते थे, वो क्या करते दोस्तों कि है ना, लड़कियों की इज्जत मतलब बलात्कार करते थे ना। तो दोस्तों फिर क्या होता था, उनको धमकाते थे उनके पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को मार देंगे, आप ये वापसी ले लो, समझौता कर लो, है ना। तो इसीलिए दोस्तों मदन लाल खुराना जैसे कुछ जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी साथ रेप करते हैं तो दोस्तों फिर उससे आप क्या समझा बुझा के उसको आप दबा नहीं सकते, ठीक है, यानी कि समझौता नहीं कर सकते। ये किसके द्वारा बताया गया है? मदन लाल खुराना वाले केस में। नहीं, मदन लाल खुराना हमने इसे जोड़ के बता दिया कि फिल्मों होते नहीं, मदन लाल खुराना वो तो गुंडे टाइप के होते हैं दोस्तों, और अमीर होते हैं, तो वो जिसको चाहते हैं है ना उसको छेड़ दिया, फिर उससे दबाव डालते हैं कि हमारे खिलाफ केस मत दीजिए ना, वो चीज़ है। उस तरह से याद करिए थोड़ा सा, है ना, पुरानी फिल्मों जाइए मिथुन वाली, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए, याद आ गया। चलिए अब दोस्तों, एपी इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्या? एपी इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी संस्थानों में लागू नहीं करा सकती। यानी कि जैसे मान ले दोस्तों कोई अल्पसंख्यक संस्थान है, उसमें राज्य सरकार चाहे कि अपनी चीजें, अपनी नीतियां लागू कराए दोस्तों, वो जबरदस्ती नहीं लागू करा सकती, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, तो है ना, तो इसके लिए दोस्तों राज्य ऐसा नहीं कहा कि चलो अच्छा ठीक, तुम हमारी चीजें नहीं लगा, तुमको हम इनाम देवे। इनाम मतलब का तुमको हम दंड देवे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं यार के दोस्तों। तो ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरह, ठीक है। तो 21वां क्या कहता है? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा इसके अंतर्गत क्या सुनाया गया, क्या कहा गया, तो किसी भी व्यक्ति का फोन टेप करना अनुच्छेद 21 के तहत दोस्तों उल्लंघन है, ठीक है। अनुच्छेद 21 यानी कि आपका मानवाधिकार, सॉरी, आपका दोस्तों मौलिक अधिकार है कि भैया आपकी प्राइवेसी, ठीक है, एकांतता भंग नहीं कर सकता कोई भी आपका फोन ट्रैप नहीं कर सकता दोस्तों। ट्रैप जब ही किया जाएगा दोस्तों जिसमें कोर्ट वगैरह दोस्तों वो ऑर्डर लिए जाते हैं, जब कोई वैसी मामले होते हैं तब, ठीक है। तो समझिएगा इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, जैसे दोस्तों फिल्मों में आपने देखा होगा कि करते हैं, है ना। तो समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से दोस्तों आपका फोन भी कोई टेप नहीं कर सकता, आपके फोन को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये आपके प्राइवेसी का उल्लंघन। क्या पता दोस्तों कि आपकी फील्डिंग सेट हो और आप अपनी गर्लफ्रेंड से पता नहीं क्या क्या बतला रहे हो और आपके पिताजी आपका फोन ट्रैप करके रखे हो, तो उनको समझा दीजिए कि भैया हमें क्या है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के तहत हमें यह अधिकार है कि भैया हमारा फोन टेप आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, अगर लोक सुरक्षा संबंधित है तब आप ये किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी आपसे पूछेगा कि इसके तहत दोस्तों एकांतता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक, ठीक है, अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे, तो लिबर्टीज है यानी लिबर्टीज समझ सकते हैं, लिबर्टीज यानी कि दोस्तों, है ना, लिबर्टी मिली है। और दोस्तों किसके लिए? प्यूपुल्स के लिए। प्यूपुल्स के लिए क्या लिबर्टी है? भैया हमारा कोई फोन ट्रैप ना करे, मतलब हर प्यूपुल ये चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा भैया हम किसी से क्या बात करते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं, कोई हमारा फोन ट्रैप कर लेगा, कितनी बुरी बात हो जाएगी ना। तो इसलिए दोस्तों इसको आप रिलेट करके रख सकते हैं कि लिबर्टीज की बात करें, ठीक है, और प्यूपुल्स की बात करें तो सभी प्यूपुल्स की लिबर्टीज क्या है, उनका फोन ट्रैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई उनका फोन ट्रैप ना हो, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21 में दिया गया। चलिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा कि दोस्तों अभी, ठीक है, तो दोस्तों महिलाओं में दोस्तों जो पीरियड होते हैं उसको दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा निर्णय दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखने का मतलब यह है दोस्तों कि स्कूलों में या फिर दोस्तों ऑफिसों में क्या होगा, सैनिटरी पैड उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छी दोस्तों ये न्यूज़ है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों ये किया गया, तो आपसे पूछा सकता है इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। देखिए आपको पता है कि मिल्स मतलब दोस्तों मिलना, है ना, मिल्स मतलब मिल के, है ना। तो मिल के मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पूरक। कोई चीज अगर मिल के बनेगा
आप समझिए, कोई ना कहें मिला के बना दो, मिला के मतलब एक दूसरे को बराबर मिलाया नहीं, एक दूसरे के पूरक। ठीक, तो इसमें ये कहा गया कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, किसके द्वारा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में क्या कहा गया कि भैया जो मूल अधिकार हैं व नीति से तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक है, बिना इनके ना ये अधूरा है और बिना इसके ये अधूरा है। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है संविधान वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए इसी में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 गा व घा में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में मूल अधिकार की प्राथमिकता पर संवैधानिक है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। तो मिनर्वा मिल्स मतलब मिल के बनेगा, यानी कि मूल अधिकार और नीति तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट देखिए, आप यूपीएससी में पूछा गया, देविका विश्वास बनाम भारत संघ। देखिए यहां से एक शब्द हम उठाएंगे, उसी के आस पड़ोस सारी चीजें घूमेंगी। विश्वास, ठीक है, विश्वास। देखिए आप विश्वास कर लेते हैं, आपके साथ कोई विश्वासघात कर लेगा, ठीक है, तो बहुत बुरा लगेगा। तो समझिए इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजों व मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों की मांग की गई थी। ठीक है, समझिए वो ये चल रहा था दोस्तों जिसमें नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। ठीक है, जिसमें दोस्तों लगभग 7 की 17 महिलाओं की दोस्तों मृत्यु हो जाती है बिहार, झारखंड, यूपी आदि के आसपास में। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जारी की जाती है दोस्तों, और इसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी दोस्तों धांधलियां हुई, आप सोचिए आप नसबंदी कराने जाएं, आपके साथ कुछ और हो जाए। ठीक है, समझिए बात को। तो उसके लिए दोस्तों यानी आप पूरा विश्वास ही खो बैठेगा डॉक्टर से ना, तो यानी आप विश्वास करके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमारा नसबंदी कर दो, और डॉक्टर कुछ और कर दे। ठीक है, तो समझिए, तो यानी आप अगर देविका विश्वास, जहां विश्वास जुड़े तो आप दिमाग लगाए भैया नसबंदी की बात है, विश्वास नहीं करना भैया, नसबंदी बहुत तगड़ी चीज है ना, तो समझिए। ठीक है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य को की द्वारा की गई धांधलियां, यानी जो राज्य में धांधलियां हुई और उनको उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजा, उन्होंने कहा कि भैया आर्थिक मुआवजा दीजिए जो जिनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, जिन महिलाओं के साथ, जिन पुरुषों के साथ गलत हुआ उनको आर्थिक मुआवजा दीजिए, और एक आप क्या करिए कि जो मरीज है उनकी सुरक्षा के निर्देश जारी कीजिए कि भैया मरीजों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे, ये भी गाइडलाइन आप जारी कीजिए। तो किसके तहत? देविका विश्वास बनाम भारत संघ। तो विश्वास से याद रख लें भैया, विश्वास करके गए थे नसबंदी कराने और पता लगे क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो विश्वास जहां भी शब्द आए आप समझिए नसबंदी की बात चल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24वां है अलमित्रा पटेल। अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। देखिए इसमें क्या कहा गया कि न्यायालय में सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए गए कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए एक समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। यानी इनके द्वारा कहा गया, अलमित्रा बनाम पटेल बनाम भारत संघ के द्वारा कहा गया कि भैया जो आपके आसपास में जो झोपड़पट्टियों का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, भैया उसको रोकिए यार, उसको रोकिए और निवास रहने योग्य अच्छा सा परिवेश बनाइए। ठीक है, तो आप सोचिए कैसे याद रखना। तो यहां पे जब देखेंगे दोस्तों मित्रा से मित्र, अलमित्रा से मित्र निकालेंगे। देखिए आप कोई मित्र ही होगा दोस्तों जो आपको झोपड़पट्टी से उठा करके कोई अच्छे निवास स्थान में आपको लेके जाएगा। यानी कहेगा भैया झोपड़पट्टी हटाओ यार, मैं आपको कॉलोनी दे रहा हूं, यहां रहिए ना, क्या दिक्कत है, बेहतरीन घर में रहिए। ठीक है, तो कौन करेगा आपके लिए झोपड़पट्टी से उठा के दोस्तों यहां लेके आएगा? तो आपका कोई मित्र होगा। तो अलमित्र पटेल, तो मित्र से याद रखेंगे मित्र आपका ही झोपड़पट्टी से आपको उठाकर लेके आ पाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जहां कहीं बात आएगी कि सरकार ने क्या निर्देश दिया, न्यायालय ने क्या निर्देश दिया, भैया जो झोपड़पट्टी के विस्तार को आप रोकिए। ठीक है, झोपड़पट्टी से आपको कौन निकालेगा? एक मित्र ही होगा, तो दोस्तों अलमित्र। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री। देखिए इसमें कहा गया कि भैया जो आरबीआई है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सूचना के अधिकार में शामिल कर लिया गया दोस्तों। पहले आरबीआई कहता था हम सूचना के अधिकार में शामिल हैं, हम आपको सूचना नहीं देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जयंती लाल मिस्त्री जी थे
उन्होंने इनके जरिए दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया कि भैया आरबीआई आरटीआई से अलग नहीं है, यानी आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम से अलग नहीं है। आप सूचना का अधिकार अगर कुछ आरटीआई मांगते हैं आरटीआई द्वारा आरबीआई से तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा दोस्तों, अब देखिए बैंक के पास कौन जाएगा, जो मिस्त्री होगा दोस्तों, मिस्त्री है वो लोन पास कराने गए होंगे। वैसे भी दोस्तों यहाँ आरबीआई है तो इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई से आरबीआई याद रख लेना, मिस्त्री उस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अगला है लक्ष्मी बनाम भारत संघ। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2016 दोस्तों, ये आपने मूवी देखी होगी। ठीक, छपाक, क्या छपाक मूवी देखी होगी दोस्तों, दीपिका पादुकोण की। देखी या नहीं देखी दोस्तों आप जानिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता दोस्तों, आपको पता है कि इसके द्वारा एक लड़की दोस्तों तेजाब छाड़ देता है, उसका सिरफिरा आशिक दोस्तों पागल जैसा। ठीक है, तो उस पर बनाई गई कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले में पीड़ितों के पक्ष में दिशा निर्देश जारी किए थे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई आपके ऊपर एसिड फेंकता है तब आपको दोस्तों सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है, यानी किसी को आप मार भी सकते हैं। ठीक है, मतलब मारिएगा ना, मतलब समझिएगा कि सेल्फ डिफेंस के अधिकार आपको प्राप्त है, इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों फिल्म छपाक बनी है मेघना गुलजार जी की। ठीक है, तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ दोस्तों ये किससे संबंधित है, एसिड वाले से, ना कि अगर किसी महिला पे दोस्तों कोई एसिड फेंकता है तो दोस्तों उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक, इनको सुरक्षा मिलेगी, सारी चीजें इनको सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है मेरे साथियों कि स्वराज अभियान बनाम भारत संघ 2016। ठीक है, स्वराज अभियान भारत संघ 2016, इसमें क्या कहा गया, स्वराज मतलब क्या होता है, स्वराज अपने स्वराज के लिए कल्याणकारी चीजों, मतलब स्वराज को अपने स्वराज। ठीक है, स्वराज अभियान बनाम भारत संघ। देखिए इस मामले में कल्याणकारी राज्य में संघीय ढांचे का विस्तृत व्याख्या की गई। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमल में लाने के दौरान उन्होंने भारत में सभी के लिए भोजन का अधिकार, सभी के लिए भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए इसके द्वारा, यानी सभी को भोजन सुख। देखिए हम लोग सोचते हैं हमारा स्वराज कैसा हो, स्वराज मतलब अपना राज्य कैसा हो, स्वराज कैसा हो, तो हम यही कहेंगे भैया कोई भी भूखा ना सो यार, है ना, भूखा ना सो, सबको भोजन मिले और पोषक वाला भोजन मिले, पोषण। तो दोस्तों याद रखेंगे कि स्वराज अभियान बनाम भारत संघ के द्वारा क्या किया गया था, भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, कहा गया कि सबको भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय। क्या, अश्विनी कुमार उपाध्याय बना भारत संघ। दोस्तों देखिए अश्विनी कुमार उपाध्याय दोस्तों ये बीजेपी के नेता भी थे। ठीक है, इनके द्वारा जारी की गई थी। इसमें कहा गया था इस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने नेताओं के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को समय पे पूरा करने की बात की। कहा कि भैया जो अश्विनी जी ने क्या कहा, अश्विनी उपाध्याय जी ने क्या बोला कि भैया जो भी नेता हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं उनको जल्दी से समाप्त करिए, ठीक समय सुनवाई करिए, और अगर दोषी है तो उनको जेल भेजिए, नहीं दोषी है तो उनको रहने दीजिए। और दोस्तों इनके केस से संबंधित एक है पूजा स्थल वाला भी केस संबंधित है ना, पूजा स्थल से संबंधित था, तो वो भी याद रख लेंगे इनसे। ठीक है, तो अश्विनी उपाध्याय जी की बात है ना, उपाध्याय जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कहेगी भैया जिसका जो लंबित हैं उनको देखिए आप जल्दी से खत्म करिए या फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए एक शिवसेना बनाम भारत संघ। दोस्तों शिवसेना बनाम 2019 का मामला है, शिवसेना से आप संबंधित है कि ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं दोस्तों विधायक को संबंधित होगा। ठीक है, पार्टी है शिवसेना, ठीक है, बाल ठाकरे वाली, तो उससे संबंधित। तो इसमें क्या कहा गया मेरे दोस्तों, तो इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्होंने शक्ति परीक्षण की महत्ता को बताते हुए कहा था कि यह गैर कानूनी गतिविधियों जैसे विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए जरूरी, यानी जो शक्ति प्रदर्शन करते परीक्षण करते हैं ना, ये शक्ति परीक्षण करके हमारा, यानी विधायकों खरीद फरोख्त, यानी विधायकों दोस्तों पैसे दे करके उनको अपने पार्टी में मिला लेना दोस्तों, इसके लिए। ठीक है, तो शिवसेना से आप समझ जाइए दोस्तों, ये है ना एक क्या है दोस्तों, पार्टी है, तो पार्टी संबंधित क्या होगा, विधायकों खरीद फरोख्त से ही संबंधित होगा, इसलिए इसको भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों और आज का लास्ट। ठीक है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। दोस्तों इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय भी आरटीआई कानून के दायरे में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाम, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बनाम सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यानी जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी दोस्तों उसका कार्यालय भी आरटीआई के कानून के दायरे में आएगा दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों ये अग्रवाल जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय आरटीआई के दायरे में किसके द्वारा लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही दोस्तों ये कर दिया गया था केस, है ना। अब देखिए ये भी दोस्तों बता दें कि आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लिए दोस्तों, वहां से ये सारी
सारी PDF आपको मिल जाएंगी, जो भी आप चाहते हैं वहां जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तो देखिए साथियों, देखते हैं 31 नंबर। ठीक है, क्या है तो कौन सा दोस्तों निर्णय है? श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ। देखिए, श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया समझिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सिनेमा घरों में फीचर फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हॉल में उपस्थित सभी लोगों के खड़े होने तथा राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाना का अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए। यानी कहा गया कि अगर सिनेमा हॉल में मूवी लगेगी तो सबसे पहले राष्ट्रगान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं अभी बॉर्डर 2 देखने गया था तब भी दोस्तों उसमें राष्ट्रगान बजा था दोस्तों, और सभी लोगों ने उसका सम्मान भी किया था, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों कैसे रखेंगे? श्याम नारायण चौक से, चौक से मतलब जानते चौकन्ना हो जाना। चौकन्ना कब चौकन्ना होंगे? जैसे दोस्तों आपके बगल में राष्ट्रगान बजेगा, ठीक है, राष्ट्रगान बजेगा, आप पूरे दोस्तों है ना सावधान मुद्रा में हो जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे ना, तो यहां से याद रखेंगे चौक से मतलब श्याम नारायण चौक से मतलब चौकन्ने हो गए। कब? जब राष्ट्रगान बजा। कहां बजा? सिनेमा हॉल गए तो दोस्तों राष्ट्रगान बजा, तुरंत दोस्तों खड़े होकर के चौकन्ने हो गए एकदम से दोस्तों, है ना, सावधान की मुद्रा में हो गए और राष्ट्रगान का सम्मान किया। ठीक है, तो इस तरह चौक से चौकन्ने कब? राष्ट्रगान बजा। यानी याद रख लेंगे कि श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ, इसमें क्या बताया गया कि भैया सिनेमा घरों में जब फीचर फिल्म शुरू होगी उसके पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा और उसमें उपस्थित सभी लोगों को खड़ा होना होगा और दोस्तों इसका सम्मान करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें 2004 के पहले आपको जो तिरंगा आप अपने घर पे फहराते ना, वो अधिकार नहीं था। क्या? वो अधिकार नहीं था मेरे दोस्तों, ये अधिकार किसने दिलाया? नवीन जिंदल ने। ठीक है, देखिए इसके पीछे कहानी है कि भैया ये यूएसए में रहते थे, वहां देखते थे दोस्तों कि हर राज्य का अलग अलग झंडा होता था और वो अपने घरों में फहरा के गौरवान्वित महसूस करते थे। ये भारत है, इनको लगा दोस्तों कि हमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पे या फिर अपने कहीं भी किसी प्लेस पे लगाने की हमें अनुमति होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों इसकी कुछ संहिता है दोस्तों, उसके हिसाब से कि कब कैसे ध्वज को फहराना है, किस प्रकार से करना है, कब उतारना है, कब चीजें, है ना, सारी चीजें दी हुई हैं। मगर इसके द्वारा दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के द्वारा ही हमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार प्रदान किया गया। कैसे याद रखें दोस्तों? देखिए आप जब तिरंगा फहराते हो तो तिरंगा कैसा चाहेंगे कि हमेशा ये नया भरा रहे, है ना, जिंदा दिली रहे, एकदम नवीन रहे। तो नवीन मतलब एकदम नवीन जिंदा दिली रहे, मतलब जो तिरंगा है एकदम दिल में बसा होता है ना सबके जिंदा दिली में। ठीक है, तो नवीन जिंदल मतलब एकदम नया तिरंगा जिंदा एकदम दिल में दोस्तों बसा होना चाहिए। फहराने का अधिकार यानी तिरंगा फहराने का अधिकार किसके द्वारा? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में कईयों पेपर में। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? तो साथियों ये आईटी एक्ट की धारा 66A को क्या सिंघम, है ना, सिंघल से सिंघम यार के सिंघम ने क्या किया कि भैया पूरा धारा ही रद्द कर दिया। किसकी? आईटी एक्ट की भैया 66A धारा ही रद्द कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों कि किसी का भी, है ना, मतलब जो मजाक उड़ाने टाइप के दोस्तों, जैसे किसी कार्टून बनाना, तो उसके लिए था दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन मानते हुए धारा 66A को रद्द कर देगा। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर देगा। किसने रद्द किया दोस्तों? कोई चीज धारा और कौन रद्द कर सकता है दोस्तों? सिंघम होगा। तो श्रेया सिंघल, तो सिंघल से सिंघम याद रखेंगे दोस्तों, है ना, और इसके द्वारा सिंघम के द्वारा सारी चीजें हटा दी गई, रद्द कर दी गई। ठीक है, चलिए अब विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं, वेरी वेरी कहता हूं, थोड़ा समझिए, उस पर आप अडिग रहिए कि कहीं ना कहीं पूछा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। देखिए विशाखा गाइडलाइन दी गई। इस देखिए ये होता क्या था, इसमें कहा गया कि भैया अगर महिलाएं कहीं कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए सारी गाइडलाइन होनी चाहिए कि भैया उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। कि क्या पता दोस्तों महिलाएं कहीं जा रहे हैं किसी मतलब कारखाने में काम कर रहे हैं, वहां उनके साथ दोस्तों यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, ठीक, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों विशाखा गाइडलाइन आई थी। ठीक, विशाखा, है ना, एक दोस्तों केस हुआ था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य दोस्तों, इसके द्वारा ही पूरी रूपरेखा बदल दी गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विशाखा
विशाखा एक लड़की है। तो दोस्तों समझिएगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। ठीक है, आपसे पूछेगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए किसके तहत दोस्तों दिशा निर्देश जारी किए गए, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के तहत। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसी में दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित भी किया गया, किसके द्वारा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के द्वारा। पूछा गया देखिए यूपीएससी में। इसके द्वारा भारत में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम की नींव भी रखी गई और इसे दोस्तों विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा विशाखा के साथ क्या होता है दोस्तों, यौन उत्पीड़न हुआ था। कहां पर दोस्तों, कार्यस्थल पर। तो इसके द्वारा बताया गया कि महिलाएं कब से कब तक काम करेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा, उनके रखरखाव के लिए क्या होगा, उनकी सेफ्टी के लिए क्या होगा, ये सभी प्रकार की गाइडलाइन दोस्तों जारी की गई विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 35 नंबर क्या है, अरोड़ा। ठीक, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसके क्या है, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा कि इसके बाद एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग बिल को मान्यता दी, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि भैया आप मर भी सकते हैं सांस से। देखिए यहां पे क्या है समझिएगा, मतलब सबको नहीं। देखिए जो कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें दोस्तों व्यक्ति सालों साल दोस्तों ऐसे बेड पे पड़ा रहेगा, ना वो कुछ कर पाएगा, ना खुद से खा पा रहा है ना, जिसे कोमम कहे चले गए कि साल भर उठबा नहीं है ना। तो उसके लिए कि घर वाले परेशान है, वो भी परेशान है, तो वो होता है कि भैया उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इच्छा मृत्यु है ना, किस प्रकार के, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय मतलब ऐसा नहीं कि सक्रिय, मतलब देखिए निष्क्रिय मतलब कि किसी तरीके से ऐसे तो ज्यादा उसको कष्ट ना हो। जैसे ऐसा नहीं कि वो ऐसे कंडीशन में है उसको आपने तलवार से काट दिया है ना, तो वैसा नहीं है ना। इसमें है क्या कि कहा गया कि मान लो दोस्तों आपको कोई नली पड़ी है ना, कि ये चीजें हैं, इसको हटाने से इसकी मृत्यु है, तो वो उस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि तलवार से काट दिया या फिर चक्कू से काट दिया, ऐसा नहीं करना है। यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वरदान दिया गया। देखिए कैसे, तो इसको कैसे रखेंगे, देखिए अरोड़ा रामचंद्र शानबाग। देखिए शान से मरने का अधिकार, ठीक, शानबाग यानी शान से मरने का अधिकार किसमें दिया गया, तो शानबाग। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बना भारत संघ मामले में कैसे शान से मरने का अधिकार देगा, लिविंग बिल को मान्यता दी गई दोस्तों पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वरदान दिया गया। चलिए अगला है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला दोस्तों याद रखिएगा। इसके तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। कैसे याद रखेंगे, देखिए एक के.एस. पुट्टास्वामी थे, ठीक है। देखिए स्वामी से याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी जी जैसे मान लो देखिए स्वामी जी क्या कैसे होते हैं दोस्तों, लुंगी पहने घर में बैठे होते हैं। अब थोड़े तुम आप वो लुंगी पहने अपने बेड पर बैठे हैं, आप जाकर उनके घर में घुस गए है ना, कैसे बैठे कैसे उठे है ना, तो यानी निजता भी तो अधिकार है भैया उनका। ठीक है, यानी उनकी निजता पे आप आक्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी कि हम स्वामी हैं तो जब मर्जी तब घुसे चले आ रहा हूँ, हम कैसे बैठे हैं कैसे उठे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से याद रख लेंगे स्वामी जी की निजता का हनन नहीं होना चाहिए। यानी निजता का अधिकार किसको मिला, पुट्टू स्वामी को, है ना। तो याद रखेंगे पुट्टास्वामी, के.एस. पुट्टास्वामी दोस्तों इनका किससे संबंधित है, निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए अगला है क्या, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। क्या था दोस्तों, इसमें पता है भारतीय दंड संहिता, दोस्तों भारतीय दंड संहिता खत्म हो चुकी है ना, कि धारा 377 था इसको अवैध ठहराया गया और समलैंगिकता को वैधता प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसका मतलब जानते क्या होता है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मतलब कि समान लिंग से शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, यानी लड़का लड़के से, बॉयज से, गर्ल से ना। इनका दोस्तों लेस्बियन कैसा होता है वो चीजें इसमें आती हैं, तो इसको मान्यता दे दी गई। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे दी गई, कहेंगे सर कैसे, तो देखिए इसमें कहा गया कि समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त कर दिया गया। दोस्तों यूपीएससी में पूछा किसके तहत, तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। आईपीसी 377 को एलजीबीटी समुदाय की पसंद को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए निरस्त कर दिया गया दोस्तों इसी के तहत, नवतेज सिंह जौहर के तहत। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों जो गे होते हैं, एलजीबीटी जो कम्युनिटी होती है दोस्तों, उनको कहा गया भैया आप जिस चाहे से शादी कर लें, लड़का हो लड़के शादी कर लो, आपको लड़का पसंद है, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ, कर लो भैया शादी कर लो तुम, ठीक है, खुश रहो। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे,
कि नवतेज सिंह जौहर, जौहर दोस्तों, जौहर देख के आपने देखिए देखिए एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, आपने मूवी देखी होगी करण जौहर, देखा कैसा लगता है ईमानदारी से, तो जौहर से करण जौहर याद रख लेना, फिर तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये केवल मतलब याद कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला संबंधित है। तो इंडियन यंग लॉयर है ना, देखिए जो पुराने लोग थे वो पुराने ख्याल आते थे, मगर दोस्तों जो यंग लोग आए तो उनके द्वारा यंग से यंग मतलब नए लड़के है ना, नए लड़के आए तो उनको पता चला कि भैया अभी जो सबरीमाला मंदिर थी उसमें महिलाओं को जाने से रोका जाता था, तो उन्होंने कहा भैया हम लोग यंग सोच के हैं, नए सोच के हैं, तो ऐसा नहीं, महिलाओं को भी मंदिर में जाने का प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। तो इसके द्वारा दोस्तों यंग लॉयर आए तो उन्होंने कहा भैया नहीं, जाना चाहिए महिलाओं को भी, तो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई। 10 से 50 वर्ष के बीच महिला के प्रवेश की अनुमति, ठीक है। आपको पता है इसमें यह मानता था कि दोस्तों कि महिलाओं के जब मतलब उनके पीरियड होते हैं, इस वजह से उनको वहां जाने से रोका गया था। मगर दोस्तों इसके तहत इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 के तहत महिलाओं को भी सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। चलिए अगला है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2019 की, तो इसमें क्या बताएगा, देखिए अब देखिए भैया समझिएगा, ठीक है। जोसेफ साइन आईपीसी की धारा 497 में जार कर्म के तहत पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो यह दंडनीय नहीं है। देखिए बहुत ही खतरनाक था, यह व्यभिचार को अपराध मुक्त कर देगा, यानी समझिएगा ये बहुत ही, क्योंकि शादी बारात का समय चल रहा है, जार कर्म ये क्या होता है, मान ले दोस्तों ए है और ये बी है, ठीक है। एक ये क्या है, ये दोस्तों पति है, ये पत्नी है, आप रीजनिंग वाले उसमें आ जाते हैं दोस्तों। ए की बी से शादी हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा दोस्तों, ए की बी से शादी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शादी आराम से रह रहे हैं। मगर दोस्तों जो लड़की है, ये पत्नी थी, इसको दोस्तों कोई सी लड़का पसंद है और उसके साथ ये रिलेशन में भी रहती है, ठीक है। मान ले दोस्तों, ठीक है, ये ड्यूटी करने चला गया और बी ने सी को बुला लिया और ये दोस्तों अपना सेक्सुअल पकड़े गए, किसी तरीके से मतलब पकड़े गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए ने दोस्तों केस किया, ठीक है, ए ने क्या किया, कोई केस किया, तो इसका मतलब ये दंडनीय अपराध नहीं है कि बी ने शादी करते हुए भी इसके साथ संबंध बना रही है, ये दंडनीय अपराध नहीं है। कहा गया कि भैया ये कोई दंडनीय अपराध नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसकी इच्छा थी, इसने किया, ठीक है। बशर्ते दोस्तों लड़की ना मुंह मोड़े नहीं थी, ये ठोके जाएंगे, सी का भैया तबला बज जाएगा, क्योंकि लड़के की जिंदगी बर्बाद है, ठीक, इधर भी लड़का बर्बाद हो रहा है, इधर भी ये ठोका जाएगा, सी ठोका जाए, वो सही है, ठीक है। अब समझिए केवल कहा गया अगर आप ज्यादा कुछ कर सकते भैया तलाक ले लीजिए, अगर इसकी मर्जी तलाक दे दीजिए, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समझिएगा कि जोसेफ दोस्तों जो होते हैं साइन, देखिए साइन करके लेकर कोई और आया, ठीक है, साइन मतलब समझते ना कि मतलब कि शादी क्या है, एक साइन तरीके से गए, है ना, कि भैया हाँ आज से तुम मेरी हो गई, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, है ना, साइन करके लेके तुम आओ, मगर मजा कोई और ले रहा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, थोड़ा समझाने के लिए, हंसी मजाक के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो व्यभिचार को अपराध मुक्त कर देगा भैया अगर कोई लड़की कोई औरत जो है किसी की बीवी किसी दूसरे के साथ आकर मिलती है, दोस्तों ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपकी इच्छा नहीं दोस्तों आप तलाक ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई, तो याद रखेंगे दोस्तों, साइन जोसेफ जो है साइन करके लेके आया, मगर उसकी वाइफ कहीं दूसरे साथ मस्त है, ठीक है। चलिए दोस्तों किसी प्रकार के पीडीएफ के लिए आप हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आज से दोस्तों अंतिम कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, देखिए कॉमन कॉज बनाम भारत संघ दोस्तों 2018 का मामला था, ठीक है। इसमें दोस्तों कहा गया कि कॉमन कॉज में गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, यानी हमें जीने का तो अधिकार ही है, मरने का भी अधिकार है गरिमापूर्ण, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, क्या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दोस्तों, अभी हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की दोस्तों हमने अभी और बात की थी आपसे, हमने दोस्तों बात किया था अरोड़ा रामचंद्र शानबाग। तो दोस्तों कॉमन आदमी, देखिए जो भी कॉमन आदमी ना वो भी कहेगा भैया हमें गरिमापूर्ण मरने दीजिए, यार कॉमन आदमी क्या करेगा, महंगाई ज़्यादा है, ये हो रहा वो हो रहा, नौकरी मिल नहीं रही, तो मतलब चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। तो कहेगा हमको मार ही डालो साहब, हमको मार ही डालो, तो गरिमापूर्ण मरने का मतलब इज्जत से मारो, कुकुरे के मुँह ना मारो, मतलब इज्जत से मारो ना। तो यहाँ से आ रही कॉमन कॉज, यानी कॉमन आदमी क्या कहेगा, हमारी भैया मरने की भी हमको इच्छा दे दो यार, है ना। 41 नंबर क्या है, महत्वपूर्ण न्याय निर्णय सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का। दोस्तों इसमें क्या है, आपको बता दें कि 3 तलाक बिना किसी गुजारा भत्ते के नहीं दिया जा सकता दोस्तों। अगर आप 3 तलाक देते हैं तो बिना किसी गुजारा भत्ते के नहीं दिया जा सकता दोस्तों। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दोस्तों देखिए इसी में क्या है, तलाक ए बिद्दत, क्या तलाक ए बिद्दत यानी तिहरा तलाक, तो 3 तलाक बोलने में दोस्तों
तलाक हो जाता था उसके लिए मुस्लिम में, ठीक है, तलाक की प्रथा को अलग रखा गया व असंवैधानिक घोषित किया गया दोस्तों इसी के तहत सायरा बानो बनाम भारत संघ केस के तहत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैसे रखेंगे, देखिए सायरा बानो वैसे दोस्तों आप समझ सकते हैं इससे संबंधित है, मगर बानो मतलब बनो, अगर मेरे नहीं बन रहे हो दोस्तों तो तीन तलाक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलग होना, तो मेरे बनो, मेरे बन के रहो, बानो मतलब बन के रहो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखेंगे कि ये ट्रिपल तलाक से संबंधित है, यानी तलाक नहीं देना, मेरे बन के रहो, मिलजुल के रहो, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया है। 30 जुलाई 2019 को आपको पता होगा कि 30 जुलाई 2019 को भारत के संसद ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और इसे 1 अगस्त 2019 को लागू कर दिया गया और दोस्तों इसमें दंडनीय अपराध बना दिया गया, इसमें मतलब इसमें दंडनीय अधिनियम बना दिया गया दोस्तों, यानी कि अगर आप 3 तलाक लेते हैं दोस्तों तो आपको दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीएसआई में पूछा भी गया है। तो सायरा बानो केस किससे संबंधित, ट्रिपल तलाक से, ठीक है। ट्रिपल तलाक को इसके तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि नेशनल लीगल सर्विस बनाम भारत सरकार, क्या, नेशनल लीगल सर्विस बनाम भारत सरकार, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सभी ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। आपको पता है पहले हम लोग फॉर्म भरते थे तो दोस्तों मेल फीमेल आता था, क्या, मेल और फीमेल आता था, अब दोस्तों थर्ड जेंडर भी दिया रहता है, ठीक है। और इनको ओबीसी में डाला गया, ठीक है, और सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब देखिए क्या है, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, आप समझिए याद कैसे करेंगे। देखिए ट्रांसजेंडर संबंधित है, इनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्या, कि नेशनल लीगल सर्विस, क्या, लीगल सर्विस। देखिए आप नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र में, ठीक है, कहीं भी दोस्तों आप लीगल तरीके से जाएंगे, ट्रेन में आप चढ़ें, टिकट लेके चढ़ें, फिर भी दोस्तों ये मिलते हैं ना तो आपकी सर्विस करके आपसे पैसे ले आते हैं, ठीक है। तो आप चाहे देश में कहीं भी लीगल सर्विस यानी चाहे लीगल तरीके से जाइए, ट्रेन में आपने टिकट ले रखा, बैठे हैं दोस्तों, ये आते हैं आपकी सर्विस कर देते हैं और पैसे लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि पैसे आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का याद रखेंगे कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया, किसके जरिए, नेशनल लीगल सर्विस बनाम भारत सरकार 2014 के केस से, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि मिथु यानी मिथु या मिट्ठू कह सकते हैं, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, क्या, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि इस मामले में, क्या साथियों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यानी कि जो आजीवन कैदी है, आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या, ठीक है, के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आजीवन कारावास का कोई कैदी अगर वो किसी को हत्या करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों मिथु से दोस्तों आप अगर 90s के दोस्तों होंगे, 90s के है ना, तो आप मिथुन को जानते होंगे, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों हमने बचपन में इनकी बहुत सारी मूवी देखी है, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती आप अधिकतर आपने देखा था कि जेल में बंद होते थे, इनको दोस्तों है ना, जेल में बंद हो जाते थे और दोस्तों वहीं पर ये हत्या कर देते थे, ठीक है, वहीं पे गुंडों को मारते थे, बदमाशों को मारते थे ना। तो इस तरीके दोस्तों याद रखेंगे, मिथु से मिथुन क्या करते थे, इनको आजीवन कारावास होती, जेल जाते और वहां दोस्तों हत्या कर देते थे, ठीक है। तो वहीं से याद करेंगे कि अगर दोस्तों इसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा अगर किसी की हत्या की गई तो उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया 303 की धारा को, ठीक है। तो मिथुन से भाई जेल में रहते थे और वहां हत्या करते थे तो इनको दंड दिया जाता था, इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है नीलामती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। अब देखिए यहां पे समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलावती मेहरा, ठीक है, बेहरा है ना, बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अनायास ही, क्या, जो लोग अनायास ही, मतलब अनायास मतलब बिना फालतू में, ठीक है, कहे बिना फालतू में, अनायास है ना, जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में है, यानी कि राज्य के हिरासत यानी जेल में हैं, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है कि यह सुनिश्चित करना कि पुलिस व जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए, ठीक है। यानी कि समझिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल में है, ठीक है, या पुलिस हिरासत में है, तो उनके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। देखिए ये क्यों कहा गया,
भाई पुलिस के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है जेल में तो क्या करती है, मारते मारते दोस्तों नीला कर देती है ना, पिछवाड़ा नीला कर देती है और बहरा कर देती है। तो नीलावती बेहरा है ना, बेहरा मतलब बहरा कर देती, पूरा नीला कर देती पिछवाड़ा, ठीक है, मार मार के सुझा देती है, ठीक है। तो इसलिए पुलिस को कहा गया भैया कि अगर आपके हिरासत में कोई है तो नीला बहरा मत करना, ठीक है, ये आपका अधिकार है, आपको हिरासत में नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, नीला बहरा मत करना, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, लाल बिहारी मुकदमा। अब देखिए ये चीज समझिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बहुत ज्यादा चर्चा, इस पर मूवी बनी शायद कागज करके, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि लाल बिहारी दोस्तों एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इनका होता क्या है दोस्तों, इनको मृत घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, इनको पता ही नहीं चलता, मतलब सरकारी दस्तावेजों में ये मृत घोषित हो जाते हैं और इनको पता तक नहीं चलता भैया हम मरे हुए हैं क्या। जब पता चलता दोस्तों, जब ये लोन लेने जाते हैं, क्या बैंक में लोन ले जाते हैं लाल बिहारी, तो अचानक पता चलता कहीं, अरे सब बैंक वाले चौंक जाते, भैया तुम तो मर चुके हो यार, तुम लोन कैसे लेने आ गए, है ना। दोस्तों इसके लिए कि अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या नहीं किया, इन्होंने क्या किया, खुद दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, भैया मैं जिंदा हूं, अब तो देख लो मुझे कि मैं जिंदा हूं, ठीक है। तो उसी का दोस्तों केस है, 18 साल चला है दोस्तों, 75 से 94 तक। क्या है इसमें, सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया। देखिए सरकारी आदमी होते वैसे, ठीक है, उसे अपनी मृत्यु के बारे में जब पता चला, जब वह बैंक लोन लेने गया, यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई। तो दोस्तों यानी मैं जिंदा हूं, मुझे लोग मृत कह रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं सरकारी कागजों में क्या हूं, मर गया हूं, लोन लेने गया, भैया पता चला तुम तो मर गए, भैया कहाँ आ गए, ठीक है। और इस पर कागज फिल्म बनी है। और यह कहाँ का दोस्तों मामला, ये आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के खलीलाबाद गाँव का। दोस्तों अगर कोई है यहाँ के तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, लाल बिहारी के भैया के बारे में समझ, अगर आपको पता है तो बताइएगा, आप अगर उधर से हैं। और दोस्तों इन्होंने खुद को जिंदा करने के लिए, जिंदा साबित करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी व विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था कि भैया देख लो यार अंधों, मैं जिंदा हूं, अभी टाइगर जिंदा है। चलिए आगे देखते हैं कि IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। दोस्तों ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कोएल्हो, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो नया कानून बना है ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, यानी उसकी जांच कर सकता है क्या ये वास्तव में मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, अगर हनन कर रहा है तो उसे हटा सकती है। तो यही होता है न्यायिक समीक्षा, उसकी जांच करना, ठीक है। बुनियादी विशेषता और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, ठीक है। संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मूल ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा रहा तो उसको नष्ट किया जाएगा। संविधान के मूल ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा रहा कोई भी कानून तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा करके। यानी कोई भी, कोएल्हो मतलब कोई भी हो, चाहे इतने बड़े रंगबाज हो, कोई हो, है ना, कोएल्हो कोई हो, ठीक है, अगर आपने संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाया तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो यहां से याद रखें, कोई कोएल्हो से कोई भी हो, ठीक है। चलिए अगला है पी रतिनाथ, ठीक है, पी रतिनाथ। इसके अंतर्गत दोस्तों पी रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994। इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का भी अधिकार शामिल है, ठीक है। अतः आत्महत्या का प्रयास असंवैधानिक व अवैध है। दोस्तों अगर आप आत्महत्या करते हैं, ठीक है, पहले दोस्तों था कि भैया जीने के साथ साथ आपको मरने का भी अधिकार शामिल, ठीक है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो दोस्तों ये क्या है, अवैध है, असंवैधानिक है, ठीक है। ये किसके तहत कहा गया, पी रतिनाथ। यानी कि अगर दोस्तों पी लेते हो रात में, ठीक है, पी लेते हो रात में पी लियो और फिर दोस्तों बाबू को फोन लगा दिया, बाबू हम मर जाएंगे आप नहीं मिले, मतलब ऐसी चीजें आपने फोन पे की है ना, याद करने के लिए। समझिए अगर रात पी लिया रात में, ठीक है, तो भैया पी लिया रात में तो आप क्या कर देते, कहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, हम कूद जाएंगे, मर जाएंगे, या मरने का जीने का सब कुछ है ना, कहेंगे तुम्हारे साथ जीने के वादे हैं, मरने के वादे हैं। तो ये सब फालतू की बकैती करते हैं कब, पी के रात में, ठीक है। तो पी रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 में, ठीक, इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला है रतलाम नगर परिषद बनाम वर्धी चंद्र। दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या कहा गया,
तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया मेरे साथियों, इस मामले में अपने निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए धन की कमी नगर पालिका की याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे नगर पालिका है ही है दोस्तों, नगर परिषद है ही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रतलाम नगर परिषद मतलब क्या है दोस्तों, सुविधाओं से संबंधित है कि धन की कमी की नगर पालिका याचिका को खारिज कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ। संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ ये क्या है, तो 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या मेरे साथियों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय, देखिए जो भी 25 उच्च न्यायालय हैं, ये जो भी हैं, ठीक है, सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों, बाल अनुकूल मतलब छोटे बच्चों के लिए अदालतों, अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। मतलब कहा कि सभी न्यायाधीशों को बुलाया और कहा कि सभी जिलों में दोस्तों कम से कम बाल न्यायालय खोलिए, ठीक, बाल अदालत खोलिए, छोटे बच्चों के लिए अदालत खोलिए, जिससे कि उनको गवाह है ना, संवेदनशील गवाहों अदालतों की स्थापना की जाए। तो संपूर्ण बेहरुआ क्या, संपूर्ण मतलब सभी जिलों में, ठीक है, संपूर्ण जिलों में दोस्तों, ठीक है, क्या करिए, अदालत खोलिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 50वां क्या है कि अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। क्या कहा गया कि अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। दोस्तों यह साबित हो जाए क्या, अब देखिए ये प्यार संबंधित है, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है, धोखा मत करिएगा, समझिए। यह साबित हो जाता है कि पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति इस आधार पर दिया था कि अभियुक्ति उससे विवाह करेगा। यदि अभियुक्ति विवाह नहीं करेगा तो वो बलात्कार का दोषी होगा। देखिए इस में क्या बताया गया कि मान लो दोस्तों ए लड़की है, ठीक है, बी क्या है, लड़का है। अब लड़का क्या है, अब लड़के ने क्या बोला कि आपसे हम प्यार करते हैं, है ना, और दोस्तों हम आपसे विवाह करेंगे, और उसके साथ दोस्तों ये लालच देकर के उसके साथ दोस्तों सेक्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, और फिर दोस्तों क्या करता है, अंत में वो मुकर जा रहा कि हम शादी क्यों करेंगे। जब आप शादी नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके ऊपर क्या लगेगा, रेप केस लगेगा। ठीक है, यानी अगर आपने दोस्तों पहले आपने कहा ऐसे कहा कि हम आपसे शादी करेंगे, है ना, आपके साथ हम शारीरिक संबंध बनाएंगे, शादी करेंगे, ठीक है, अब आपने शारीरिक संबंध बना लिया, अब शादी से आप इनकार कर गए, तब आपके खिलाफ दोस्तों क्या होगा, बलात्कार का केस लगेगा। ठीक है, कैसे दोस्तों इसका रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो सीधे से नाम है ना, नाम से याद रख लेंगे कि अनुराग और सोनी। ठीक, अनुराग और सोनी, अनुराग ने क्या कहा सोनी से कि हम आपसे शादी करेंगे, और दोनों दोस्तों क्या कहा, शारीरिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अनुराग मना कर देता सोनी से, तो क्या होगा दोस्तों, तो उसके ऊपर अगर विवाह नहीं करेगा दोस्तों उसके ऊपर बलात्कार का केस लग जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए नाम केवल याद कराने के लिए दोस्तों समझिएगा, ठीक है, किसी को रिलेट मत करिए किसी चीज से, ठीक है, याद कराने के लिए। चलिए कहता है 61 नंबर कहता है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ठीक है, 1978। इस केस में कहा गया कि एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों जो एकांत कारावास होता है उसके विरुद्ध अधिकार होते हैं कि भैया एकांत कारावास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके विरुद्ध में अधिकार बताए गए हैं लोगों के, कैदियों के अधिकार। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैसे याद करेंगे, सुनील, ठीक है, यानी जब आपको एकांत कर जाता वहां मतलब कि कोई नहीं होता, यानी आप कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, सुननी है ना, सुनी से सुनील, है ना, या फिर दोस्तों नील मतलब कुछ नहीं होता। ठीक, चाहे सुनील में सुनने वाला लिख देंगे, कोई नहीं होता, सुनने वाला मतलब आपको एकांत कर देगा, एकांत में आपको कौन सुनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, यानी कि अगर दोस्तों आपको सुनील से सुनने वाला, सुनी है ना, कोई सुनेगा ही नहीं आपको, ठीक है, या फिर नील, सुनील में सु हटा देंगे, नील है ना, नील मतलब एकदम 0 सन्नाटा, कोई नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003। देखिए यूपीएससी में पूछा गया जावेद, इसमें क्या कहा गया था कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति हरियाणा राज्य द्वारा पंचायत राज अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अंतर्गत सरपंच, उप सरपंच का पद धारण नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यानी सीधी बात क्या कहा गया कि भैया अगर 2 से अधिक बच्चे आपके हैं तो आप जो सरपंच यानी कि जो प्रधानी वाले चुनाव होते हैं या उप प्रधान, उप सरपंच, इनका आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये हरियाणा में कहा गया। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे कि जावेद भाई से कहा गया भैया 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करिएगा। ठीक है, जावेद भाई
देखिए जावेद 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हरियाणा में आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से रख लेंगे जावेद भाई अगर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए आपने, ठीक है, ये मत सोचिएगा 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। कि आप अगर जावेद 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हरियाणा के ये क्या सरपंच नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, किसमें कहा गया? जावेद बनाम हरियाणा राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर क्या है कि डॉक्टर स्वप्न कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2019, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति से पत्नी भरण पोषण उस स्थिति में भी पा सकती है जब स्वयं उसी ने अपने पति को छोड़ दिया हो और पति ने इस आधार पर तलाक ले लिया हो। यानी देखिए किस तरह का निर्णय दिया कि भैया पत्नी ने खुद छोड़ा है, फिर भी आप दोस्तों फिर भी पत्नियां क्या सकती हैं? गुजारा भत्ता ले सकती हैं, एलिमनी ले सकती हैं। मतलब ये सभी तरीके के सपने देखती हैं लड़कियां। ठीक है, क्या स्वप्न से सपना है ना? कैसे सपने देखती हैं कि मान लिया दोस्तों मेरा पति बहुत अमीर है तो मैं दोस्तों उसको अगर छोड़ भी दूंगी ना, तलाक भी ले लूंगी ना, तो इतना पैसा मुझे मिल जाएगा एलिमनी के उस पे कि मतलब मैं जिंदगी भर बैठ काट लूंगी। तो ऐसे सपने, ऐसे बुरे सपने देखती हैं पत्नियां। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। इसमें स्वप्न कुमार बनर्जी में क्या बताया गया कि भैया अगर पति से पत्नी जो है भरण पोषण की स्थिति में वैसे भी एलिमनी पा सकती है जबकि उसने स्वयं पति को छोड़ा हो। ठीक है, और पति ने इस आधार पर तलाक दे दिया हो। ठीक है, चलिए आगे याद रखेंगे। अगला है मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य। देखिए मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य में क्या कहा गया कि किसी विदेशी साक्षी को भारतीय न्यायालय द्वारा समन जारी किया जा सकता है। मतलब कोई भी विदेशी नागरिक है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? समन जारी किया जाएगा और भारतीय न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षी का बयान भी दर्ज कराएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप विदेशी हैं तब भी आपके खिलाफ समन जारी किया जाएगा और आपको यहां आने की आवश्यकता भी नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग के जरिए अपना साक्ष्य प्रदर्शित कर सकते हैं, साक्षी अपना बयान दे सकता है। देखिए मंजू से मजनू याद कर लीजिएगा, मजनू। अब देखिए मजनू क्या करते हैं दोस्तों? वीडियो कॉलिंग किया करते हैं। ठीक है, रात भर वीडियो कॉलिंग किएंगे। ठीक है, या फिर मंजू, मन है मन से मंजू है ना, मंजू से मन करता है कि भैया अपने बाबू फोन लगा लें और वीडियो कॉलिंग पे देखते रहें। ठीक है, तो यानी कि विदेश की कोई भी है ना, विदेशी कोई भी लड़की है, ठीक है, तो क्या होगी दोस्तों? वो मजनू बन चुकी है ना, उसके लिए आप मजनू बन चुके हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आइए, वीडियो कॉलिंग करिए बाबू, वीडियो कॉलिंग है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मंजू मतलब मजनू। ठीक है, चलिए आगे है राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों आपको शिक्षा का अधिकार मिला तो आपके जो शिक्षक होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मतलब वो शिक्षक को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। कैसे? देखिए जब अच्छे शिक्षक होंगे, ठीक है, अच्छे शिक्षक होंगे तभी आप उनके शरण में जाएंगे। ठीक है, तो राम शरण मतलब अगर अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे गुरु होंगे तभी बच्चे उनकी शरण में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो इसके तहत क्या कहा गया? राम शरण मौर्य के तहत क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों समथा। ठीक है, समथा दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति का मामला है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है कि एडीएम एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, आपका यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये कहा गया कि आपातकाल में आप मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। ये जबलपुर वाले उसमें पूछा गया दोस्तों, शिवाकांत शुक्ला वाले केस में। ठीक कहा गया एडीएम है, तो एडीएम जी कह रहे हैं कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे। थोड़ा सा आप देखिए हर चीज को रिलेट करना कठिन है।
ठीक है। अगला है मुथुराम लिंगम। क्या मुथुराम लिंगम बनाम राज्य सरकार। दोस्तों ये 2016 में कहा गया। इसमें कहा गया, देखिए यूपीएससी में पूछा गया ये, तो इस फैसले में कहा गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, यानी कई आजीवन कारावास अगर आपको होते हैं दोस्तों, एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा होने पर ऐसा नहीं आप क्षमा हो जाएंगे एकदम से, ठीक है, तो दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपको पता है मेरे साथियों, इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में कदाचार का दोषी पाया गया था, ऐसा कहा गया। ठीक है, ये रायबरेली से चुनाव लड़ी थी दोस्तों हमारे। ठीक है, ऐसा कहा गया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है और इसका संज्ञान दोस्तों उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया था। ठीक है, और दोषी भी पाया गया था इंदिरा गांधी को। ठीक है, और आपको ऐसा माना था दोस्तों कि इससे ही वो खफा होकर के आपातकाल की घोषणा भी की जाती। तो ऐसा माना था कि आपातकाल की घोषणा किस बात के तहत हुई थी, तो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, यानी कि आप अब जनता पे फालतू तरीके से राज नहीं कर सकते, राजनारायण। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आप सही तरीके से जीते हैं तभी आप दोस्तों राज कर पाएंगे, ठीक, जनता के दिलों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज नहीं कर सकते। किसको नहीं करने दिया? इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इन्होंने गलत तरीके से दोस्तों चुनाव को जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है रोमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य। दोस्तों याद रखिएगा कि ये भी यूपीएससी में पूछे गए। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले आपको 226 के तहत सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसमें कहा गया, सीधी बात यह है कि जैसे जो लोग दोस्तों मूल अधिकारों के लिए तुरंत दोस्तों अनुच्छेद 32 तहत दोस्तों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब कि आप उनको कहा गया था कि आप पहले हाई कोर्ट के अनुच्छेद 236, जिसमें रिट, देखिए दोनों में रिट है ना, रिट जारी करना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको 226 में जाना पड़ेगा, पहले आपको राज्य सरकार से सहायता लेनी पड़ेगी तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो रोमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य में ये कहा गया, यूपीएससी में पूछा गया। अगला है डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य। क्या? डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया। इसमें क्या है, तो विधायन के विकल्प के तौर पे अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए, बाधुआ मतलब विधायन, बाधुआ मतलब विधायन के विकल्प के तौर पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये चीज याद रखेंगे, विधायन के विकल्प के तौर पर अध्यादेश प्रायः जारी नहीं किया जा सकता। तो ये डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य केस में कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। अगला क्या है, 72 नंबर, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसे आईपीसी की धारा 188, सीआरपीसी की धारा 133 ए के तहत कानूनी कार्यवाही की जाए। दोस्तों ये तो अब धाराएं बदल चुकी। बहरहाल आपसे पूछेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, या भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये किसके तहत कहा गया, तो आप देखिए कैसे रखेंगे। देखिए आप, जो धरती रामकृष्ण की हो ना, राम भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण जी की हो, वहां तो वैसे भी दोस्तों धूम्रपान, ये शराब आदि का सेवन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से रामकृष्ण यानी कि जो धरती राम भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की हो, वहां तो ऐसे भी गंदे आचरण नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसका उल्लंघन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि राम जवाया बनाम पंजाब राज्य। यूपीएससी में पूछा गया। तो इसके तहत क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी शक्ति है ना के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई। दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। अगला है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। इसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम महिला दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार है। दोस्तों ये आपका अहमद खान बनाम शाहबानो के दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शाहबानो में इन्होंने गुजारा भत्ता के लिए ये किया था। ठीक है, चलिए अगला है मधु किश्वर बनाम भारत संघ। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया। इसमें कहा गया कि आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति
या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करने मामले को चुनौती दी गई दोस्तों, मधु किश्वर, ठीक है, मधु किश्वर वाले मामले। अगला है एंकोरेज मामला है, इसमें क्या है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण मामले में, ठीक है। तो यौन एंकोरेज दोस्तों ये अंग्रेज जैसा लग रहा है, एंकोरेज अंग्रेज है ना, तो ब्रिटिश वाला मामला है, एंकोरेज अंग्रेज, इन्होंने बाल यौन शोषण किया था, तो इन्हें 6 साल का कारावास मिला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मामले से, जबकि वो दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे, ठीक है। यानी कि आपको बता दें कि हाई कोर्ट से बड़ा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ये चीज आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथियों अंत में यही कहूँगा, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, देखिए हमने पूरा संविधान भी पढ़ा दिया है यूपीएसआई लेवल का, तो संविधान कर लीजिए यहाँ से, और होमगार्ड की क्लासेस वगैरह चाहिए, डेमो क्लास यहाँ से देख के ले सकते हैं, करंट अफेयर कर लीजिए, मूल विधि की सारी क्लासेस दी हुई हैं यहाँ पे जा करके, स्टैटिक जीके, ठीक है, ये कर लीजिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि साथियों जो आपके यूपी पुलिस का पेपर लगे हैं दोस्तों, उसके लिए हमने जीके और हिंदी का बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें आपको संपूर्ण जीके, ठीक, और ये संपूर्ण हिंदी कराया जाएगा, आप इसका बैच ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको मैंने जीके किस तरीके से बांटा है, स्टैटिक जीके अलग है, करंट अफेयर कराया जाएगा, विषय वाइज, और होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इसमें डाले, क्योंकि आप ये बैच लेते हैं तो होमगार्ड भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरे स्टैटिक जीके के दोस्तों ये पूरे टॉपिक्स कराए जाएंगे, ठीक है, ये पूरे 24 टॉपिक। और दोस्तों इनकी जो है इसमें बैच में पीडीएफ दोस्तों कंबाइंड नहीं मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी, जैसे हमने पर्यावरण पढ़ा है, पर्यावरण का पीडीएफ लगा होगा, उसी प्रकार करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग, संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विज्ञान, सब कुछ, और होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी होगी दोस्तों। ये जो बैच है वो 299 रुपये का है, मगर दोस्तों अभी आप चाहते हैं तो ऑफर प्राइस में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाइए, जैसे यहाँ जाते देखिए ये दोस्तों आपको 221 रुपये में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, अभी जाते हैं ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। जिनको दोस्तों ई बुक चाहिए, ठीक है, ई बुक्स चाहिए, ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाएं, और दोस्तों देखेंगे आपको होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक्स बैच मिल जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स होंगे दोस्तों, इन्हें आप प्रिंट आउट करा सकते हैं निकाल के, ठीक है। इसके अलावा यूपीएसआई मूल विधि की पीडीएफ बैच मिल जाएगी, जो हमने पढ़ाया है ना, जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी इसी में होगा, ठीक है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं करंट अफेयर मिल जाएगा, जनहित याचिका मिल जाएगी, कंप्यूटर ई बुक हिंदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, अपडेटेड एकदम, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, संपूर्ण भारतीय इतिहास, भूगोल और संविधान भी मिल जाएगा। तो जाइए, देरी किस बात की, परचेस करिए, लिंक नीचे दिया हुआ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।